हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक विवाद अक्सर चलता रहता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, भारतीय संसद या फिर हमारा संविधान। आपने भी टीवी पर अक्सर सुना होगा या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि संविधान सर्वोपरि है। लेकिन ये भी सच है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है, जिसे वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संसद में भेजती है और वही सारा व्यवस्था, सारा इंतजाम करते हैं एक लोकतंत्र में। तो कौन ज़्यादा ताकतवर है? इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना या भारत के संविधान के मौलिक ढांचे के रूप में ये व्यवस्था उन्होंने दी है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या है भारत के संविधान का आधारभूत संरचना या मौलिक ढांचा। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार तत्व, जो जनमानस के विकास के लिए आवश्यक है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 47 वर्ष पूर्व केशवानंद भारती बदाम केरल राज्य, जो कि 24 अप्रैल 1973 को का ये मामला है, तो इस मामले में संविधान की आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं। तो देखिए क्या क्या है। पहला है कि 13 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय किया कि संविधान की आधारभूत संरचना अनुल्लंघनीय है, यानी कि इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और इसे संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि संसद कानून बनाकर भी कोई कानून में परिवर्तन नहीं कर सकती है, संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती है। देखिए, संविधान परिवर्तन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संसद समय समय पर संविधान संशोधन करती रहती है, लेकिन संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसमें संसद कानून बनाकर भी बदलाव नहीं कर सकती है। तो यही यहाँ पर कहा गया है 7-6 के बहुमत से, यानी 13 जज हैं, तो जिसमें 7 ने कहा होगा कि नहीं कर सकती है संसद कोई भी बदलाव आधारभूत संरचना में, जबकि 6 जजों का मानना होगा कि कर सकती है। तो आइए आगे देखते हैं। आधारभूत संरचना को इस निर्णय के बाद से भारतीय संविधान में एक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। आधारभूत संरचना की सूची, तो आइए देखें। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना को परिभाषित नहीं किया, परंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को आधारभूत संरचना के रूप में निर्धारित किया है, जैसे कि संघवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र आदि। तब से अदालत ने इस सूची का निरंतर विस्तार किया है। निम्नलिखित को सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो क्या क्या है ये? पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारत में सबसे ऊपर संविधान है। दूसरा है कानून का शासन। तीसरा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी हमारी न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रहेगी और स्वतंत्र होकर निर्णय देगी, उस पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं डाला जा सकता। इसके बाद है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। फिर है संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, आइए देखें। किसी भी देश का संविधान उस देश के मौलिक नियमों का दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज के आधार पर ही अन्य सभी कानून बनाए तथा लागू किए जाते हैं। संविधान के कुछ भागों को अन्य प्रावधानों की तुलना में विशेष दर्जा दिया जाता है तथा संविधान के ये भाग व्यापक संविधान संशोधनों के से संविधान की रक्षा करते हैं, यानी कि जो संविधान संशोधन होता रहता है समय समय पर संसद के माध्यम से, उससे जो है संविधान की रक्षा करते हैं। आधारभूत संरचना के महत्व को SR बोम्मई बनाम भारत सरकार 1994 के मामले में समझ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रपति द्वारा भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा इस मामले में,
और हुआ क्या कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसमें कि इन सरकारों की बर्खास्तगी धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक है। अच्छा देखिए, एक जो आपको बोल रहे थे हम कि कौन जो है ज़्यादा शक्तिशाली है, ये संविधान ज़्यादा ऊपर है या वास्तव में संसद ज़्यादा ज़्यादा ऊपर है। इसी मामले में ये दिया भी गया है डिसीजन कि संविधान की मूल संरचना ना। लेकिन अगर आप देखें तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह की सरकार को पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार ने जो है इसे बर्खास्त कर दिया। और ये मामला देखिए अदालत में भी गया, तो अदालत ने भी क्या किया कि उसने भी जो है बर्खास्तगी को सही ठहराया कि जो लोकतंत्र है और जो हमारा धर्मनिरपेक्ष जो है देश है, तो यहाँ पर जो है इसको बनाए रखने के लिए ये बर्खास्तगी ज़रूरी है। तो कोई गलत नहीं किया है, सरकार ने बिल्कुल सही किया है कि इन्हें हटा दिया है। लेकिन आप देखें कि संसद की क्या ताकत है, लोकतंत्र में जनता के वोट की क्या ताकत है कि धीरे 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 जो है जब बीजेपी ताकतवर होती गई और अब आज जो है ये हालांकि ये कानूनी तरीके से किया गया है कि अब जो है बाबरी मस्जिद नहीं है वहाँ पर, तो उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो असली ताकत है वो वास्तव में जनता के वोट की है और संसद की है। इसका कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के या संविधान के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ मतलब मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल से जो अभी आपके सामने आ ही गया है कि जो चुनी हुई सरकार है वो वास्तव में जो चाहे वो कर सकती है और कोई भी चीज़ उसे ज़्यादा वक्त तक रोक नहीं सकती। वो जो भी चाहती है वो करने में सक्षम है अगर उसके पास पर्याप्त संख्या बल है तो। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसने ऐसा किया भी है। आधारभूत संरचना की अब हम आलोचना के बारे में बात करेंगे कि आलोचकों ने इस सिद्धांत को अलोकतांत्रिक कहा है। तो देखिए हाँ, आधारभूत संरचना ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि असल में ये तो एक तरीके से लोकतंत्र की तो हत्या ही हो गई कि जब जो है जनता ने अपनी सरकार चुनी है, अपनी मर्जी से चुनी है, तो क्यों जो है कोई भी चीज़ क्योंकि सरकार तो वही करेगी जो जनता का मन है, तो यही और लोकतंत्र है कि जो जनता की बात करना। तो देखिए कि आधारभूत संरचना की आलोचना में क्या कहा गया है कि आलोचकों ने कहा है कि इस सिद्धांत को अलोकतांत्रिक कहा है क्योंकि न्यायाधीश जो कि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, संसद द्वारा पारित किए गए संविधान संशोधन को अवैध घोषित करके न्यायिक अतिक्रमण करते हैं, जबकि समर्थकों ने इसे बहुलवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ सुरक्षा के रूप में माना है। देखिए ये एक बहुत ही अच्छी बहस का मुद्दा है और क्योंकि अब आप भी थोड़ा चीज़ों को समझ रहे हैं और अब आप बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच रहे हैं, तो अब आपको भी इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि असल में सही क्या है। जो सरकार है, जो जिसे जनता चुनकर भेजती है, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो जो भी कुछ करती है वो ज़्यादा ठीक है, आप उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे, या फिर जो अलोकतांत्रिक न्यायाधीश हैं, यानी न्यायाधीश कोई जनता से चुनकर नहीं आते हैं बल्कि वो एक न्यायिक प्रणाली का हिस्सा हैं, उससे चुनकर आते हैं, एक कोलोजियम सिस्टम है उससे चुनकर आते हैं और वो संविधान की रक्षा करने का दावा करते हैं। तो दोनों ही जो है मतलब दोनों का अपना महत्व है, दोनों की ही अपनी आवश्यकता है, दोनों ज़रूरी है। अगर किसी एक का प्रभाव बढ़ता जाए तो वास्तव में ये बहुत ही खतरनाक है। तो आपका इस मामले में क्या मानना है कि आप क्या कहेंगे कि सरकार को जो है हक होना चाहिए मूल ढांचे में भी बदलाव करने का, या फिर जो है न्यायपालिका का हस्तक्षेप जो है सही है? तो देखिए यहीं पर देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है वास्तव में ये न्यायिक अतिक्रमण है अगर न्यायालय इस मामले में टांग अड़ाता है तो, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि बहुलवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ सुरक्षा के रूप में जो है ये आवश्यक है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो हस्तक्षेप करे और सरकार को ऐसा ना करने दे। तो आप बताइए आप क्या पसंद करेंगे? अब देखते हैं इसका निष्कर्ष फाइनल कि संविधान को एक जीवन दस्तावेज बनाए रखने के लिए काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव जरूरी है। साथ ही भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के मध्य संतुलन और स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया जाए। तो देखिए मुझे जो सबसे ठीक बात लगी वही मैंने निष्कर्ष में लिखी है। आपका मत निश्चित रूप से अलग हो सकता है। तो यह है क्या कि देखो संविधान जो है ये काफ़ी पहले बना था और समय बदलता जाएगा, संविधान हमारा तब भी रहेगा, लेकिन उसमें समय समय पर आवश्यकताओं और ज़रूरतों के हिसाब से मुझे लगता है कि बदलाव होना ज़रूरी है।
और मुझे क्या लगता है, देश के ज़्यादातर बुद्धिजीवियों को ऐसा लगता है कि उनमें बदलाव होना चाहिए। खुद संविधान बनाने वालों को भी ऐसा लगता था, तभी संविधान संशोधन की व्यवस्था संविधान में ही की गई है। ठीक, नहीं तो अगर उन लोग चाहते तो ऐसी कोई व्यवस्था ही न करते, वही संविधान हमेशा बना रहता। लेकिन संविधान बनाने वालों ने ही संविधान में यह व्यवस्था की है कि समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उस वक्त की ज़रूरतों के हिसाब से संविधान में बदलाव किए जा सकें। लेकिन साथ ही साथ भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के मध्य संतुलन और स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था संविधान का आधारभूत जो संरचना है, उसके बारे में हम लोगों ने आज बात की। आप और किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या और किस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं? इसके अलावा आप पॉलिटिकल साइंस के अलावा और किस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।